संसद में सारे अंग्रेज सांसदों ने एक स्वर से ये कहा कि भारत में हमें सबसे अच्छा कोई मित्र मिल सकता है तो वो जीवाजी राव सिंधिया है। ये सिंधिया परिवार अंग्रेजों का सबसे वफादार परिवार इस देश में रहा है और अंग्रेजों की संसद में इनका नाम आया कि ये हमारी सबसे ज्यादा मदद करेंगे। तो अंग्रेजों की संसद ने तय किया कि जीवाजीराव सिंधिया को पत्र लिखा जाए अंग्रेजी सरकार की तरफ से। तो जीवाजीराव सिंधिया को पत्र लिखा गया। फिर पूछा गया कि दूसरा कौन राजा है भारत का जो मदद करेगा अंग्रेजों की। तो दूसरा नाम आया, वो बहुत शर्मनाक है। वो नाम भी पटियाला के जो महाराजा हुआ करते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम आप सभी जानते हैं, जो पंजाब में बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। इनके खानदान का नाम आया कि ये जो पटियाला का राजघराना है ये अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद करेगा। फिर तीसरा नाम आया वो निजाम हैदराबाद का। आप जानते हैं हैदराबाद रियासत थी और वो रियासत सालार चंद नाम के एक व्यक्ति के कंट्रोल में थी जिसको निजाम हैदराबाद कहा जाता था। तो निजाम हैदराबाद का तीसरा नाम आया, ये भी अंग्रेजों की मदद कर सके हैं। चौथा नाम आया, जींद का एक महाराजा हुआ करता था। पांचवा नाम आया, नाभा नाम की एक रियासत थी पंजाब में, वहां का एक राजा हुआ करता था। छठवां नाम आया वो त्रावणकोर की रियासत के राजा का आया। सातवां नाम जूनागढ़ की रियासत के राजा का आया। फिर आठवां नाम, 10वां, 11वां, 12वां, 50, 60, 70, 80 ऐसे सैकड़ों नाम अंग्रेजों की संसद में आए और अंग्रेजों ने ये मान लिया और तय कर लिया कि इन राजाओं की मदद से हम भारत पर दोबारा कब्जा करेंगे। डायरी में लिखा है रॉबर्ट क्लाइव ने कि मैं घोड़े पर आगे आगे बैठता था, मेरे पीछे मेरे 350 सैनिक बैठते थे, पीछे भारत के गुलाम बनाए हुए 18,000 सैनिक चलते थे और भारत के लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर हमारे जुलूस को देखते थे और उसमें तालियां बजाते थे। अगर भारत के लोगों ने हमको पत्थर का एक एक टुकड़ा उठाकर मारा होता तो भारत का इतिहास तो 1757 में ही बदल गया। कैसे मूर्ख हम हिंदुस्तानी है। कभी कभी मैं आगरा चला जाता हूँ, ताजमहल के आसपास कोई विदेशी आ जाए तो सारे हिंदुस्तानी उसके आसपास ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे भगवान का दूत उतरा है। उस समय क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव विदेशी है, गोरा गोरा है, लाल लाल गाल दिखाई देते हैं, उसके पीछे 300 सैनिक, 350 सैनिक, वो भी गोरे गोरे हैं, अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं। तो हम तो उनको देखते ही तालियां बजाते रह गए। अगर पत्थर उठा के मारा होता तो मर जाते वो सबके सब वहीं, और देश कभी गुलाम नहीं होता ईस्ट इंडिया कंपनी। जी को फांसी के पहले पूछा गया बार बार कि आपको क्या कहना है, क्या कहना है, तो वो एक ही बात बार बार कहते थे। जो भी कोई मिलने गया उनसे, छोटे से लेकर बड़े तक, भगत सिंह सबको एक बात कहते थे कि मैं तो शहीद हो जाऊंगा, मुझे तो फांसी हो जाएगी, लेकिन आप सब भारतवासी मिलकर ये अंग्रेजों का कानून जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट, इसको सबसे पहले खत्म कराना। जिस दिन अंग्रेज भारत से जाएं उस दिन इंडियन पुलिस एक्ट को जला देना। ये आजाद भारत के लिए कानून नहीं होना चाहिए, ये उनके दिल का दर्द था। अभी भी पुलिस अंग्रेजों की तरह से ही व्यवहार करती है। जैसे अंग्रेजों की पुलिस भारतवासियों पर लाठीचार्ज करती थी, वैसे ही आजाद भारत की पुलिस भी भारतवासियों पर लाठीचार्ज करती है। कानून वही चल रहा है जो 1860 में बना था। बस अंतर इतना ही है कि पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले पहले गोरे अंग्रेज थे, अब पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश देने वाले काले अंग्रेज हो गए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने बहुत ढूंढा, कोई एक राजा ऐसा नहीं मिला जिसने कभी इनकम पर टैक्स लगाया। इस देश में तो ऐसे राजा हुए जो कहा करते थे कि इनकम को कभी भी टैक्स मत लगाओ, टैक्स लगाना है तो खर्चे पर लगाओ, एक्सपेंडिचर पे लगाओ। एक महान व्यक्ति हुए इस देश में जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। उनका कहना था कि जिस राज्य की प्रजा पर कर ज्यादा होता है वो राज्य भिखारी होता है। इसलिए कहते थे पैसे लोगों के हाथ में रहने चाहिए, समाज के पास रहने चाहिए, राजा के पास कम से कम पैसे आने चाहिए, इसलिए कर कम से कम होना चाहिए। तो उन्होंने ये व्यवस्था दी थी। परिणाम ये हुआ कि जिस जिस राजा ने टैक्स नहीं लिया, हर एक राजा के राज्य की प्रजा सुखी थी, संपन्न थी, धन था, संपत्ति था, ऐश्वर्य था और भारत दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता। आपने सुना है सोमनाथ का एक मंदिर सोने का मंदिर था जिसको लूटने में महमूद गजनबी को 17 साल लगे थे। अब एक ही मंदिर को लूटने में किसी को 17 साल लगे
तो कल्पना कर सकते हैं ना कितनी संपत्ति होगी उस मंदिर में। महमूद गजनवी के समय में लिखी गई एक पुस्तक है, वो पुस्तक ये बताती है कि मंदिर की दीवारों में जड़े हुए हीरों को निकालने का काम 17 साल तक वो करते रहे और तब भी जाके पूरे हीरे नहीं निकाल पाए वो मंदिर की दीवारों से। तो जिस देश के मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़े जाएं, जिस देश के मंदिरों की मूर्तियां सोने की बनाई जाए, जिस देश के मंदिरों के मंडपम सोने के हों, छत्रपम सोने के हों, जिस देश के मंदिरों के किवाड़ सोने के हों, खिड़कियां सोने की हों, अंदाजा लगा सकते हैं उस देश के घर कैसे रहे होंगे। आपने सुना है, आपको मालूम है बराक हुसैन ओबामा जब राष्ट्रपति बना उसने बड़ा काम किया। उसने क्या किया है, अमेरिका के लोगों से जो वायदा किया था वो वायदा पूरा किया। उसने चुनाव से पहले कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनकर आया तो अमेरिका में जितने घोटाले हुए हैं पिछले 50 सालों में उनका पैसा स्विस बैंकों में है वो वापस लाऊंगा। इसलिए बराक हुसैन जीता। जीत कर उसने पहला कानून बनाया कि अमेरिका में जितने स्कैंडल हुए लास्ट 50 ईयर्स में उनका पैसा जो स्विस बैंक में है वो वापस आना चाहिए, वो नेशनल प्रॉपर्टी है। तो इंक्वायरी कराई उसने, तो उन्होंने बताया $470 अरब अमेरिका का वहां पे है। अमेरिका ने अपनी संसद से कानून बना दिया, कानून की कॉपी स्विट्जरलैंड चली गई, तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने थोड़े दिन तो दबा के रखा। फिर अमेरिका ने एक धमकी दी, उसी में सरेंडर कर दिया स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा कि हमने इराक को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, हमारी एक मिसाइल आपको भी तबाह कर सकती। इतना ही कहा था, स्विट्जरलैंड की प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा भाई ले जाओ अपना पैसा। $470 अरब अमेरिका को वापस दे। तो मेरा ये कहना है कि अमेरिका कर सकता है तो हम भी कर सकते। मुंबई में एक दंपत्ति ने मुझे कहा, पति पत्नी थे, कहने लगे राजीव भाई अगर बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो पीछे रह जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है दुनिया में कितने देशों में अंग्रेजी चलती है? तो कहने लगे अंग्रेजी तो अंतरराष्ट्रीय भाषा है। मैंने कहा आपको तब जानकारी नहीं है। दुनिया में इस समय 200 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नक्शे पर है और उन 200 देशों में से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है। बाकी 188 देशों में उन देशों की अपनी भाषाएं चलती। अगर 200 में से 150 देशों में अंग्रेजी चलती तो मैं मान लेता कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा, लेकिन मुश्किल से 12 देशों में जो भाषा चलती है उसको हम कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय भाषा। और दूसरी बात, उसी दंपत्ति ने कहा कि राजीव भाई अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत रिच लैंग्वेज है। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, रिच लैंग्वेज माने समृद्ध भाषा। तो मैंने उनसे कहा कि दुनिया में अंग्रेजी से ज्यादा रद्दी दूसरी कोई भाषा नहीं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। भैया तो गए, अब जिएंगे कैसे? तो कह रहा हूं कि जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। अगस्त मनाना, तिरंगा झंडा फहराना, जनगण मन गाना, ये आजादी का नाम नहीं। आजादी इससे गहरी कोई चीज होना तो ये चाहिए था इस देश में आजादी के बाद कि जिन्होंने अंग्रेजों से वफादारी की, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती निभाई, जिन्होंने अंग्रेजी सरकारों को मदद की, उन सबको इस देश में आजादी के बाद या तो फांसी होनी चाहिए थी या गोली से उड़ा देना चाहिए था या बम लगाकर तोप से उनका शरीर खत्म कर देना चाहिए था। वो लोग सत्ता व्यवस्था में बैठे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। उस समय अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन करते थे, अब काले अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन कर रहे हैं। और जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ अपना दे दिया, उनके सहयोगी, उनके परिवारीजन चाय बेच रहे हैं। तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अधूरापन है इस देश की आजादी में।